हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है निभा पीसीएस पे। दोस्तों, कुछ इशूज हो गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था आप लोगों के बीच। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी भी थोड़ा वॉइस बहुत अच्छा ना हो पाया है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, एनटीपीसी के पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 10 करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज के क्रम में हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर को अपडेट कर कर एनालिसिस करते हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 10 करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो किसी वस्तु के आकार में जो परिवर्तन होता है वह यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो परमाणु ऊर्जा जो अधिनियम है वह 1962 में आया था और 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत जो भी नाभिकीय शक्ति के उत्पादन में जो निजी पार्टिसिपेट होता है उसको नियंत्रण करने के लिए प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध के मतलब होता है उसको रोकना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा किया गया है। तो खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। यह कविता बहुत ही अच्छा कविता है। दोस्तों, एक बार टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा और आप लोग पढ़े भी होंगे कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान की तो इनकी कुछ प्रमुख कविता है जैसे बिखरे मोती, होली, कदम के फूल, किस्मत, पापी पेट, भग्नावशेष। ये सब जो कविता हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टुड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो टुड्रा जो वनस्पति है वह हिमालयी क्षेत्र में विशेषकर पाया जाता है और टुड्रा वनस्पति अधिकांशतः शीत प्रदेश जो कोल्ड एरिया होता है, जो ठंडा प्रदेश होता है, उसमें पाया जाता है। पश्चिमी घाट में सबसे अधिक विभिन्नता पाई जाती है और सबसे अधिक जैव विविधता भी पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। इसीलिए हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट को कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत केंद्र है जिसमें 22 परमाणु रिएक्टर जो है वह सक्रिय है। सक्रिय के मतलब होता है दोस्तों जो वर्तमान में कार्यरत है, काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सृजन किया गया था। यह महबूब उल हक के द्वारा किया गया था।
एचडीआई जो जारी करता है दोस्तों, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो इसके जो आधार होते हैं वह जीवन प्रत्याश, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये सब इसका आधार होता है। इसी आधार पर एचडीआई जारी किया जाता है। एचडीआई रिपोर्ट जो है वह यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में एचडीआई रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वह 134th स्थान है, जिसमें 169 देश ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीके जीएस है, जितना बार आप इसको देखिएगा उतना ज़्यादा याद होगा। एनआरडीडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुत सारे फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, एनआरडीडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। एनआरडीडब्ल्यूपी जो है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य से के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था, तो उसको कनात कहते हैं। प्राचीन काल में कनात जो है दोस्तों वह बनाया जाता था। इसका मेन उद्देश्य था सिंचाई करना, तो सिंचाई के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींचा जाता था, यानी हाई से लो की ओर फ्लो अप करता था। अधिकांशतः तरल जो होती है दोस्तों, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वह भी अधिकांश उच्च से निम्न की ओर गमन करता है। कनात की अगर हम लोग बात कर ले, यह सबसे पहले ईरान में शुरू किया गया था यह व्यवस्था, उसके बाद भारत में आया था। नदियाँ से भी हम लोग सिंचाई का काम कर लेते हैं। सहायक नदी उस नदी को कहते हैं जो आकर मेन नदी में या मुख्य नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा वाराणसी यूपी के हवाई अड्डे पर उनका प्रतिमा स्थापित किया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का अध्यक्ष कौन है? तो एडीबी के अध्यक्ष मोत्सुंग असाका हैं। वर्तमान में भी एडीबी के अध्यक्ष यही हैं। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वह फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा कि स्थापना 1966 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जो है वह मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान अध्यक्ष मोत्सुंग असाका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो विमान वाहक जो पोत है उसका नाम आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत जो है वह कोचिन शिपयार्ड के द्वारा, इसको जरूर याद रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया था। यह 30 नॉट या 56 किलोमीटर प्रति आवर, 56 किलोमीटर पर आवर या 30 नॉट की स्पीड से चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों की अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। तो मानव जाति जो है उसका
प्राचीनतम सदस्य के अवशेष अफ्रीका में देखा जा सकता है, होमो सेपियंस के नाम से जिसे जानते हैं। यानी मानव का पूर्वज एक होमो सेपियंस के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। रूजवेल्ट के द्वारा ही 1920 में राष्ट्र संघ, जिसे लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, के मसौदा भी तैयार किया गया था और राष्ट्र संघ रूजवेल्ट के दिमाग का ही उपज था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। UDHR जो है, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था और इसको अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। तो इसे भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची से हटा दिया गया है? तो यूनेस्को के लुप्तप्राय डेंजर सिटी से बेथेलम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को हटा दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के यूनेस्को में शामिल वर्ल्ड हेरिटेजों की संख्या 43 है। 35 गो आपका मानव निर्मित है और 7 नेचुरल है और 1 आपका मिश्रित है। अभी हाल फिलहाल में 43 नंबर का जो शामिल हुआ है वह हमारा मोइद्दम है, जो असम के है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भव जौ मसौदा जातियों की नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? तो अपसारी विकास जो होता है वह जाति उद्भवन में सहयोग यानी योगदान नहीं करता है। अनुवांशिक प्रभाव जेनेटिक्स तो होता ही है, भौगोलिक पार्थक्य होता है, अब विभिन्नता तो देखने को मिलता ही है। तो ये सभी जो है वह नई जाति के विकास में सहयोग करते हैं, जबकि अपसारी विकास जो होता है, जिसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, वह नई विकास में योगदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये NTPC CBT 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो रैयतवाड़ी के रूप में बम्बे प्रेसिडेंसी में, बम्बे डेक्कन में इसे शुरू किया गया था। यह 1792 में मद्रास, याद रखिएगा, कि बारामहल जिले में पहली बार शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कर्नल रीड के द्वारा मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के सहयोग से शुरू किया गया था। तो बहुत बार ये भी आ जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राज्यादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? तो 1837। अशोक के पहला अभिलेख यानी अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ा गया था 1837 में। तो इसे जरूर याद रखेगा। और अशोक का जो अभिलेख था वह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में जो आउटपुट डिवाइस है उसको पहचानना है। तो मैग्नेटिक स्कैनर इनपुट होता है, ट्रैक बॉल इनपुट होता है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है,
जबकि प्लेटर जो हमारा है वह आउटपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो हम लोग स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं। ये जो हमारा प्लेटर है वह आउटपुट डिवाइस है। तो इसको याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब याद रखिएगा। रीड एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP लास्ट में एस लगा देता है दोस्तों, तो उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कहते हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है। तो इंद्रधनुष जो 2.0 है वह सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण करने के लिए यह मिशन चलाया गया था कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनका पुनः पूंजीकरण किया जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। अब मिशन इंद्रधनुष अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो टीकाकरण से संबंधित है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी को टीकाकरण करना मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखा है, तो यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था, तो इसको याद रखें। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। इब्न बतूता जो था, पूछ लिया जाता है कि किस देश का यात्री था, तो यह मोरक्को का यात्री था। यह 14वीं शताब्दी में भारत आया था और यह MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये बिहार SI मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सब को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। फाइल शेयरिंग ऐप जिससे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में किसी भी फाइल को हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो सरफ्लाई जो है वह फाइल डिवाइस ऐप नहीं है। सुपर बीम से फाइल डिवाइस हम लोग फाइल ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पुश बुलेट से भी करते हैं और एयर ड्राइड से भी हम लोग फाइल को शेयर कर लेते हैं, तो ये सभी फाइल शेयरिंग ऐप है, जबकि सरफ्लाई फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। इस ऐप के द्वारा एक फाइल को दूसरे सिस्टम में या दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा? यह इक्वाडोर घोषणा किया था। ओपेक की अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वियना है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इसको भी ध्यान रखना है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। अभी वर्तमान में इसमें 13 देश है। तो इक्वाडोर 2019 में यह घोषणा किया था कि यह 14 राष्ट्रों वाला जो ओपेक है उसमें से बाहर हो जाएंगे। तो 14 था, जब इक्वाडोर बाहर हो गया था 13 कंट्रीज इसमें बच गए। ओपेक का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिज कंट्रीज, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो 1944 में देश के बड़े उद्योगपति ने यह प्लान तैयार किया था जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि बॉम्बे प्लान कब का था, तो 1944, डेट याद रखिएगा। 1900 अगर हम लोग 40 की बात करें तो कांग्रेस की रामगढ़ अधिवेशन हुआ था जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण 1940 से लेकर 1946
लगभग 6 वर्षों तक वह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज जो है वह कर्नाटक में स्थित है। यह बहुत बार पूछा गया है। कुतुब शाही वंश के शासक के द्वारा ही गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है। पीएसडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो पीएसडी जो है वह एडोब फोटोशॉप कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। एडोब फोटोशॉप जो होता है दोस्तों, उसमें किसी भी फोटो का हम लोग क्लासिफिकेशन या फोटो बनाना, ये सब उसके अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री पीटी नेहरू ने परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दिया था। भारत में परमाणु विकास कार्यक्रम का जनक होमी जी भाभा को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो जो समजात अंग होते हैं ना, उनकी संरचना और उत्पत्ति समान होता है, किंतु वो जो काम करते हैं वो अलग अलग करते हैं। उनका जो अंग है, जो उत्पत्ति है, जो संरचना बना हुआ है, शरीर का स्ट्रक्चर है, वह लगभग समान है देखने में, लेकिन अगर वह काम करेंगे तो उस अंग के द्वारा अलग अलग जीव अलग अलग काम करते हैं, तो उसे समजात अंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो निर्वाचन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे, लेकिन गांधी जी ने यह कहा था कि यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, यह मेरी व्यक्तिगत हार है, जिसके कारण री इलेक्शन हुआ था और री इलेक्शन में फिर से सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वह ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, जो कर्नाटक में है। इसको ध्यान रखिएगा कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों को बिताए थे और यहीं पे इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की जो खेती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाता है और अंगूर की खेती को हम लोग बीटी कल्चर बोलते हैं। बहुत सारे कल्चर्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे रेशम कीट का सेरीकल्चर, अंगूर की खेती बीटी कल्चर, उसके बाद पूछता है आपसे फ्लोरीकल्चर फलों की खेती, उसके बाद बहुत सारे आंदोलन पूछ लेता है, जैसे बहुत सारी क्रांति पूछता है कि कौन सी क्रांति किसी से संबंधित है। तो गोल्डन क्रांति जो बागवानी खेती है, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति जो कि अंडा उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तो बहुत सारे क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित, काली क्रांति
कच्चा तेल या पेट्रोलियम से संबंधित है। तो बहुत सारे क्रांति पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है वह सबसे पहले 1967-68 में भारत में शुरू हुआ था। तो इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और हरित क्रांति शब्द को विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। श्वेत क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मिल्क दिवस 1 जून को मनाया जाता है। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी थी? तो 2021 में भारत के पास टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। वर्तमान में भारत में 43 विश्व विरासत स्थलों की संख्या जो यूनेस्को में शामिल है। 43वां जो है वह मोइद्दम है, इसको याद रखिएगा, जो अहोम वंश का टीला बोला जाता है या कब्रिस्तान मिला जाता है, जो असम में स्थित है। हाल फिलहाल में इसे शामिल किया गया। 35 जो है वो मानव निर्मित है, 7 प्राकृतिक है और 1 आपका मिश्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो 20-21 करेंट का है तो सिंगापुर। वर्तमान में भी भारत को 23-24 में भी जो एफडीआई इक्विटी आया है उसमें सिंगापुर से सबसे ज़्यादा हिस्सा राष्ट्र को प्राप्त हुआ है। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें समान गुण के वंशाणुओं जीन्स 2 होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स तो फीमेल में पाया जाता है, एक्स और वाई मेल में पाया जाता है। अगर एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन होता है तो एक्स एक्स यानी लड़की का जन्म होता है, और एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है तो एक्स वाई बनता है, जिससे लड़का का जन्म होता है। लड़का और लड़की का जन्म होना पिता के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, निर्भर रहता है, क्योंकि महिलाएं में तो एक्स एक्स ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो महिलाएं एक्स गुणसूत्र ही वहन कर सकती है, और पुरुष में एक्स और वाई पाया जाता है। तो अगर एक्स एक्स का संलयन होगा तो लड़की जन्म लेगी, और एक्स और वाई का संलयन होगा तो लड़का जन्म लेगा। लेकिन गांव समाज में दोस्तों अगर लड़का या लड़की जन्म लेती है तो इसलिए माता को जिम्मेदार माना जाता है, जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति टीआरसी का प्रमुख कौन होता है? तो जो व्यापार और आर्थिक समिति होता है उसके प्रमुख और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री ही क्या व्यापार होगा या अर्थ से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो उसमें निर्णय लेने में प्रमुखता से निर्वहन करते हैं। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास हैं, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में अभी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। नीति का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो योजना आयोग के स्थान पे हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह बायोपिक्स का जो सिद्धांत है वह मेंडल के द्वारा
जो वंशानुगति का सिद्धांत दिया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएन यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो 1981 से 1990 का जो दशक था उसे अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। दोस्तों, कुछ वर्ष को विशेष वर्ष घोषित किया जाता है, जैसे 2023 को मिल्ट्स डे, यानी मिलेट्स डे का मतलब होता है मोटे अनाज का वर्ष। 2024 को कैमल्स डे, ऊंटों का वर्ष घोषित किया गया था। और 2025 को दोस्तों सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किए हैं। तो ये अंजू बेबी जॉर्ज हैं, जो 2003 में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते थे और यह पहले भारतीय होने का इतिहास लिखे हैं। अंजू बेबी जॉर्ज जो है वह ऊंची कूद के खिलाड़ी है और यह ऊंची कूद का खेल खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1985 का असम समझौता, द असम एकॉर्ड्स ऑफ 1985, 1985 में नई दिल्ली में डैश और AASU ऑल असम स्टेट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्तांतरित समझौता ज्ञापन था। यह राजीव गांधी के समय में हुआ था। तो 1985 का असम समझौता जो था वह राजीव गांधी और AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच हस्तांतरित हुआ था। तो इसको याद रखें। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? यानी प्रोत्साहन का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो स्वदेशी आंदोलन जो स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले देश में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। यह बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, जो वर्धा, मुंबई से शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है। एग्जाम में आंदोलन से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही सेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर सेट अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेट में। और दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया था सेट अपलोड करने में, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ इश्यूज आ गए थे और अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा मेरा वॉइस थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा तो मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।